स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस सेशन से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा, सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को लागू करने की तिथि कौन सी है? यानी कि 1860 की आईपीसी जो है ये बन तो गई, लेकिन यह लागू कब की गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1862 को हमारे देश की आईपीसी लागू की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था, यानी इसे अधिनियमित कब किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 अक्टूबर 1860 को इसे अधिनियमित किया गया था। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 33 कार्य शब्द को परिभाषित करती है। आईपीसी की धारा 33 कार्य शब्द को परिभाषित करती है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के पहले विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता को तैयार किया गया था। यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारतीय आयोग का अध्यक्षता किसने किया था, तो भारतीय आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने, तो यहाँ पे ये प्रश्न का जवाब होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है आपसे कि भारतीय दंड संहिता को किसने तैयार किया था, तो ये किया था भारत के पहले विधि आयोग ने। अगला प्रश्न है, अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशस्ति दंड है, यानी कि जिसको अनुशासित करने के लिए दंड देना आवश्यक है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है, यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा। यानी कि कहने का यहाँ पे जो कथन दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये किसका है आपको उसका नाम बताना है। लेकिन इसमें स्टेटमेंट के अंदर का जो कंक्लूजन है उसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपराध एक प्रकार का दोष है और अपराध ऐसा दोष है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता और उस अपराध का दंड हर कोई नहीं दे सकता। उसका जो दंड देगा वो क्या होगा? सम्राट होगा। जैसे अभी हमारे देश में यदि कोई अपराध करता है तो उसके लिए न्यायालय है उसको पनिशमेंट देने के लिए। कौन दंडित करता है? न्यायालय दंडित करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि कथन यह किसने दिया है। ठीक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है केनी का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आजकल आपके एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन किसका है, तो ये सभी स्टेटमेंट आप कहीं पर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है, यानी अपराध एक ऐसा कृत्य है जिसे करना मना होता है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल होता है, यानी समाज के अनुकूल नहीं, ये प्रतिकूल होता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है आपको यह बताना है। तो यह स्टेटमेंट दिया था, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध है तथा समाज के नैतिक मनोभावों के प्रतिकूल है, दोनों ही होता है। ठीक है, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है स्टेफेन का। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। स्टेटमेंट के साथ में जो भी स्टेटमेंट जिसका है उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को निषिद्ध करने या समादेशित करने वाली लोक विधि के उल्लंघन में किया गया कार्य अपराध कहलाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम ब्लैकस्टोन का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए कुछ प्रश्न मैं आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और मैंने उन क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं और उनकी संभावना हो सकती है कि आपके एग्ज़ाम में फिर से पूछे जाएं या किसी अदर यूनिवर्सिटी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पूछी जा सकती हैं। तो संभावना बिल्कुल बनी हुई है इन प्रश्नों को पूछे जाने की। तो इसलिए इन सभी स्टेटमेंट को और साथ में इनके जो भी
स्टेटमेंट देने वाले हैं उनका नाम आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न है, प्राचीन समाज में दंड विधि अपराध विधि नहीं है बल्कि यह दोष विधि है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन है हेनरी मेन का। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। 1860 की धारा सेक्शन 1 में क्या बताया गया है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो मैंने डिटेल में जब आपको आईपीसी पढ़ाई है तो वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शन महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को आप जा कर के देख लीजिएगा और अपने हाथ से खुद अपना नोट्स आईपीसी का तैयार कर लीजिएगा और उससे संबंधित जितने भी आईपीसी के मैंने क्वेश्चंस इसमें कराए हैं साथ में दोनों को अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन 1 में आईपीसी का संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार बताया गया है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित स्त्री शब्द से तात्पर्य उस मानव नारी से है जिसकी आयु। अब देखिए आपको बस इतना समझना है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दे कि आईपीसी की किस धारा में नारी शब्द को परिभाषित किया गया है, या फिर आपसे पूछ दे कि आईपीसी की जो भी धारा है, ठीक है, आईपीसी की जो धारा है उसमें नारी शब्द धोतक है। धोतक का मतलब नारी शब्द से क्या तात्पर्य है, ठीक है, धोतक का मतलब क्या है, तात्पर्य से है, ठीक है। तो स्त्री चाहे जन्म से लेकर के 0 से लेकर के जब तक वो मरेगी तब तक वो क्या होगी, एक स्त्री ही होगी। तो वो किसी भी आयु की हो उसे क्या आप बोलोगे, स्त्री बोलोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अनुसार स्त्री किसी भी आयु की हो वो क्या होगी, मानव नारी से ही उसका तात्पर्य लिया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में, देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में स्त्री और पुरुष दोनों ही शब्दों को परिभाषित किया गया है। ये ध्यान में आपको रखना है क्योंकि कभी कभी सेक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं कि किस सेक्शन में इनको परिभाषित किया गया है। तो धारा 10 में नारी और पुरुष दोनों शब्दों को परिभाषित किया गया है। 10 में पुरुष शब्द का धोतक है, तो धोतक का मतलब यही हुआ कि पुरुष शब्द से तात्पर्य है, तो पुरुष किसी भी एज ग्रुप का हो वो क्या कहलाएगा, पुरुष ही कहलाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, किसी भी आयु का पुरुष क्या कहलाएगा, पुरुष ही कहलाएगा, किसी भी आयु का मानव पुरुष कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12वां प्रश्न है, मेंस रिया का मतलब क्या है। मेंस रिया का मतलब होता है दुराशय। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेंस रिया का मतलब क्या होता है, दुराशय होता है। चलिए 13वां प्रश्न है, गलत उत्तर बताना है। अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं, अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक या अनैच्छिक कार्य। देखिए अनैच्छिक कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। ऐच्छिक, जब आप अपनी इच्छा के साथ में एक उद्देश्य बना करके दोषपूर्ण कार्य को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अपराध कहलाता। आपको पता है कि ये कार्य करना गलत है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, न कि अनजाने में किया गया कोई अपराध या फिर दुर्घटना अपराध की श्रेणी में आता है। अनजाने में हुई दुर्घटना क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। और अपराध के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य हो, आशय हो और इच्छा हो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 14 है, अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आशय एवं कृत्य आवश्यक होता है इसके लिए, अपराध के होने के लिए। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आईपीसी की किस धारा में सामान्य आशय
शब्द को परिभाषित किया गया है। सामान्य आशय शब्द बताया गया है आईपीसी की किस धारा में, यह आपको बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 297 बताता है कि सामान्य आशय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कौन सा अपूर्ण अपराध है, यानी कि पूरा अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा कौन सा अपराध है जिसे पूरा नहीं माना जाएगा, जो अपूर्ण अपराध की दृष्टि से होगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अपूर्ण अपराध बोला जाएगा आपराधिक प्रयत्न, यानी कि प्रयत्न तो किया गया पर उसे अंजाम नहीं दिया गया। ठीक है, अंजाम तक मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ, सिर्फ क्या किया गया, प्रयत्न किया गया, कार्य जो है पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे, कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। आवश्यक तत्व बताना, अपराध के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं और क्या नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दुराशय को पूरा करने के लिए चाहे कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है। जबकि अपराध के लिए क्या क्या आवश्यक है, विधि के अधीन कार्य करने के लिए बाध्य एक मानव। ठीक है, ऐसा मानव मन से दुराशय कर रहा हो, मानव के कार्य से दूसरे व्यक्ति को क्षति हो रही हो। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि अपराध के लिए आशय जरूरी है। आप बिना किसी उद्देश्य को किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जब किसी को क्षति पहुंचती है तो यहाँ पे अपराध कारित होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। 18वां प्रश्न है, किसी अन्य चीज़ से मिलती जुलती चीज़ से आशय क्या है। ठीक है, मिलती जुलती चीज़ देखिए प्रश्न आपसे पूछ ये रहा है कि अगर कोई चीज़ है उसका डुप्लीकेट बनाना क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कूटकरण कहलाता है। डुप्लीकेशन मतलब कि किसी चीज़ का सेकंड कॉपी बनाना। ठीक है, जैसे लोग नकली नोट बनाते हैं, नकली स्टैम्प बनाते हैं, जाली नोट तैयार करना, जाली सिक्के तैयार करना। यानी कि जैसे मैंने आप लोग को जब आईपीसी पढ़ाया था तो आईपीसी में बताया था कि सिक्के का कूटकरण यानी कि जाली सिक्के बनाना, नोटों का कूटकरण, नकली नोट बनाना। तो ये आपका जो है क्या है, मिलती जुलती चीज़ें बनाना का मतलब क्या होता है, कूटकरण करना, उन चीज़ों का कूटकरण करना या डुप्लीकेशन करना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे, भारतीय दंड संहिता में कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। ठीक है, कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 35 संयुक्त दायित्व से संबंधित है, ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 20 है, क एक भिखारी को पर्याप्त खाद्य सामग्री होने के बावजूद, यानी क के पास खाना पर्याप्त है लेकिन एक भिखारी उससे भोजन मांगने आता है, लेकिन उसे वो पूरा भोजन न दे करके उसे बहुत थोड़ा सा भोजन देता है और उस भिखारी की भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। तो क किस प्रकार का दोषी होगा। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और हो सकता है प्रश्न का तरीका अलग हो, लेकिन कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें जो होगा ना, इसे किसी भी प्रकार का अपराध का दोष नहीं लगता है, क्योंकि चीज़ उसकी है, वो भिक्षा दे या ना दे। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत है, सबका अपना अपना व्यू है किसी भी चीज़ को करने का। तो यहाँ पे वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न है कि एक अच्छा तैराक, ठीक है, नदी के किनारे बैठा हुआ है और वह देख रहा है कि उसके सामने कोई छोटा बच्चा है जो कि नदी में डूब रहा है। अगर वो चाहे तो उसे बचा सकता है, लेकिन वह उसे नहीं बचाता है, तो उस पर किस प्रकार का अपराध रोपित होगा। तो उस पर भी किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आईपीसी में सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपके डाउट सारे वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारित किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हाँ, इसे भारत में विचारित किया जाएगा और भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत इसे देखा जाएगा। और एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपसे प्रश्न में दिया है कि एक भारतीय नागरिक, चूँकि उसकी नागरिकता क्या है, उसकी सिटीजनशिप क्या है, भारत की है, तो यह मामला जो होगा भारत के न्यायालय के विचाराधीन होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। चलिए 22वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी भारत देश की परिभाषा को दिया गया है। ऑप्शन सी, धारा
18 क्या कहता है? भारत शब्द को परिभाषित करता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है, यानी कि सरकार शब्द से क्या तात्पर्य है? सरकार शब्द से क्या तात्पर्य है? तो सरकार शब्द क्या हो सकता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों ही हो सकती हैं। केंद्र का सत्ता केंद्र में होता है, संपूर्ण देश पे होता है, और राज्य का एक राज्य पे ही उसका वर्चस्व होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 24वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 धारा में सेक्शन 21 में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे 25वां प्रश्न है, कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? लोक सेवक कौन नहीं है? तो मैंने ये डिटेल में आपको पढ़ाया है कि लोक सेवक कौन नहीं है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नगर पालिका कमिश्नर, सांसद और विश्वविद्यालय का परीक्षक जो होता है ये लोक सेवक है, जबकि विधायक जो होते हैं लोक सेवक नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण को परिभाषित किया गया, यानी कि कूटकरण को किस सेक्शन के अंदर परिभाषित किया गया है? तो कूटकरण को परिभाषित किया गया है धारा 28 में, सेक्शन 28 में कूटकरण शब्द को परिभाषित किया गया है। तो आशा करती हूँ आज की यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा या कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी या किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन को पूछ लीजिएगा। आपके प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।